नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और दोस्तों हमने बात की थी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट था। काफ़ी क्वेश्चन से आते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रत्यास्पंदन। तो इसे समझते हैं दोस्तों रेजिलेंस क्या होता है। मान लो दोस्तों ये अपने पास एक ब्लॉक है, एक पिंड है, जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, टेंसाइल नेचर का। इसकी लेंथ है अपने पास L। तो दोस्तों लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे अपन एक्सटर्नल फोर्स का मान बढ़ाते जाते हैं, उसी प्रकार इलोंगेशन का मान बढ़ता जाता है। और दोस्तों जहाँ तक डिफॉर्मेशन होता है वहाँ तक इसमें एनर्जी स्टोर होती जाती है। ये अपन ने डिस्कस किया था दोस्तों। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, फोर्स के बीच में और इलोंगेशन के बीच में कर्व ड्रॉ किया। इधर तो अपन ने फोर्स को रखा और इधर अपन ने इलोंगेशन डेल्टा एल को रखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जैसे अपन फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इलोंगेशन बढ़ रहा है और एक ये पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ा। और जिस लिमिट तक ये लीनियर कर्व अपन को प्राप्त हुआ दोस्तों, उस लिमिट को कहा गया इलास्टिक लिमिट। अब दोस्तों इलास्टिक लिमिट के पहले पहले जो एनर्जी स्टोर हुई किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर, उस एनर्जी को अपन कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्या कहा जाता है उसे, स्ट्रेन एनर्जी। और दोस्तों जो एनर्जी ब्लॉक के अंदर स्टोर हुई जिसे अपन स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, उसी का दूसरा रूप है, उसी का दूसरा नाम है रेजिलेंस, प्रत्यास्पंदन। अब दोस्तों बात आती है कि एनर्जी तो स्टोर होगी जिसे अपन रेजिलेंस कहते हैं। अब दोस्तों ये जो कर्व अपन को प्राप्त हुआ, इस कर्व का जो एरिया है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये पॉइंट तो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट कहलाया। तो इस पॉइंट के पहले पहले जो भी एनर्जी स्टोर होगी, जैसे ये वाला कर्व की यहाँ से यहाँ तक की, या ये वाली, ये जो भी एनर्जी है दोस्तों, यानी इस पॉइंट के पहले पहले जो भी एनर्जी इस ब्लॉक में, इस पिंड में स्टोर होगी, उसी को कहा जाएगा स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलेंस। अब दोस्तों बात आ गई कि वहाँ तक की तो एनर्जी को अपन रेजिलेंस कह रहे हैं। इलास्टिक लिमिट वाले पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर होगी उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर होगी, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक, उसे बोलते हैं अपन प्रूफ रेजिलेंस। क्या बोलेंगे उसे, प्रूफ रेजिलेंस, जिसे हिंदी में बोलेंगे दोस्तों प्रमाण प्रत्यास्पंदन। यानी मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर हो चुकी इसमें ब्लॉक में, उसे तो बोलेंगे अपन प्रूफ रेजिलेंस। और इलास्टिक लिमिट के पहले पहले जो एनर्जी स्टोर होगी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे, उसे बोलेंगे अपन रेजिलेंस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिलेंस एंड प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कि अपन ने जो ये कर्व प्राप्त हुआ अपन को, इस कर्व का जो एरिया है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये एनर्जी कैसे प्राप्त हुआ, तो इसे समझते अपन। तो दोस्तों ये फोर्स है और ये इलोंगेशन है। ये मान लिया एक अपन को समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल प्राप्त हो रहा है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, डेल्टा एल यानी इलोंगेशन, और हाइट कितनी है, ये फोर्स के इक्वल। तो ये फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, फोर्स की यूनिट होती है मीटर। और इलोंगेशन क्या है, चेंज इन लेंथ, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल। और जूल किसका मात्रक होता है दोस्तों, एनर्जी का मात्रक होता है। तो दोस्तों इससे अपन कह सकते हैं कि जो एक कर्व का जो क्षेत्रफल है ये अपन को क्या देगा, एनर्जी देगा। क्योंकि क्षेत्रफल अपन ऐसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो कितना हो गया, डेल्टा एल, ऊंचाई कितनी होगी, फोर्स के इक्वल। सोल क्या है, यूनिट रखी, तो यूनिट प्राप्त हुई जूल। और जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। तो अपन कह सकते हैं कि फोर्स और डेल्टा एल इलोंगेशन के बीच जो कर्व है उसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी को। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस। रेजिलेंस तो अपन उसे कहेंगे कि इलास्टिक लिमिट के पहले जो एनर्जी स्टोर हुई बॉडी में, उसे कहेंगे रेजिलेंस। और इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हुई बॉडी के अंदर, उससे बोलेंगे अपन प्रूफ रेजिलेंस। तो दोस्तों ये हो गया अपना रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस। अब बात करते हैं अगले हेडिंग की। और दोस्तों जो इनकी डेफिनेशन है रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस की, जो भी मैंने आपको समझाया वो आपकी स्क्रीन पे नीचे आती रहेगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसे नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की।
अगला टॉपिक है दोस्तों अपना मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अब मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है दोस्तों, इसे हिंदी में बोल देंगे अपन प्रत्यास्कंदन मापांक। प्रत्यास्कंदन मापांक। तो दोस्तों जो एनर्जी अपन को प्राप्त हो रही है, जो एनर्जी स्टोर हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसे बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, परमाणु प्रत्यास्कंदन। अगर दोस्तों अपन ने वॉल्यूम का मान 1 मीटर क्यूब कर दिया तो उस 1 मीटर क्यूब आयतन में जो एनर्जी स्टोर होगी बॉडी के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में बॉडी, किसी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, उसे कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इसके यूनिट की अपन बात करते हैं दोस्तों। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की यूनिट क्या जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है हमारा टफनेस। हालांकि दोस्तों इसके बारे में डिस्कस अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज एक ग्राफ से इसको और समझेंगे अपन। तो दोस्तों टफनेस अपन ने पढ़ा था कि किसी मटेरियल पर अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रैक्चर होने से पहले उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, उसकी कैपेसिटी को बोला जाता था टफनेस। ये अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा फोर्स एफ और इलोंगेशन के बीच अपन ने कर्व ड्रॉ किया था अभी, किसके लिए, रेजिलेंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक कर्व ड्रॉ किया गया फोर्स के और इलोंगेशन के बीच। तो दोस्तों जो कर्व अपन को प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ ऐसा, और यहाँ पे जो ये पॉइंट आए, ये मान लिया अपने फ्रैक्चर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई दोस्तों, किसमें, ब्लॉक में, उस एनर्जी को कहा गया टफनेस। क्या कहा गया दोस्तों, टफनेस। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी एनर्जी इस ब्लॉक के अंदर स्टोर हुई, उसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ग्राफ है किस किस के बीच में, फोर्स के बीच में और इलोंगेशन के बीच में। और ये ग्राफ जो है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, टफनेस को। कहाँ तक, फ्रैक्चर पॉइंट तक। तो दोस्तों इसमें और रेजिलेंस में डिफरेंस क्या है, रेजिलेंस में कर्व जो जा रहा था वो कहाँ तक जा रहा था, इलास्टिक लिमिट तक जा रहा था, और टफनेस में जो कर्व जा रहा है दोस्तों, वो कहाँ तक जा रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट तक जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले जितनी एनर्जी स्टोर करेगा वह क्या कहलाएगी, टफनेस कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो दोस्तों मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या है, मॉडुलस ऑफ टफनेस है दोस्तों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो अभी अपन ने पढ़ा था दोस्तों मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, सिमिलर वही चीज़ है मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये भी एनर्जी स्टोर हो रही है किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो दोस्तों अपने दिमाग में बात आती है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का जो फॉर्मूला है वही मॉडुलस ऑफ टफनेस का फॉर्मूला है, तो फिर ये अलग अलग क्यों हुए, तो ये अलग अलग पढ़ने की अपन को जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों इनमें हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में तो जो स्ट्रेंथ स्टोर हो रही थी वह इलास्टिक लिमिट तक ही स्टोर हो रही थी किसी ब्लॉक के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस में होगी, यहाँ पे कर्व खींच ड्रॉ किया जाएगा स्ट्रेस सिग्मा में और स्ट्रेन एप्सिलॉन में, और यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर होएगी, लेकिन कर्व किस किस के बीच में रहेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो उसे बोलेंगे अपन मॉडुलस ऑफ टफनेस। मतलब मॉडुलस ऑफ टफनेस में जो एनर्जी स्टोर होएगी किसी पिंड में, वो किस कर्व के अकॉर्डिंग होएगी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अकॉर्डिंग होएगी, और जो कर्व जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट तक जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में तो अपन ने कर्व ड्रॉ किया था फोर्स और इलोंगेशन के बीच में, और मॉडुलस ऑफ टफनेस में अपन कर्व ड्रॉ करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल डिफरेंस था किस के बीच में, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के बीच में और मॉडुलस ऑफ टफनेस के बीच में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर स्ट्रेस और स्ट्रेन खत्म हो चुका है दोस्तों। ये चैप्टर अपन ने बहुत डिटेल में समझा है दोस्तों। किसी भी कंपटीशन एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपका नेट केगा
पूरी डिटेल से अपन इस चैप्टर को समझाएं। बस आप अपन जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है इसका अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। आपने आशा करता हूँ आपने बनाए होंगे, किसी ने बहुत से नहीं बनाए होंगे, तो जिन्होंने नहीं बनाए वो ज़रूर बनाएं। और दोस्तों जो भी अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में, उस चैप्टर का पूरा रिवीजन एक बार अच्छे से कर लीजिए। और दोस्तों जिसने अभी तक अपनी पूरी क्लासें नहीं ली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, वो अपन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं नंबर 1 से अभी तक जो भी पढ़े अपन ने। दोस्तों जब भी अपन कोई क्लास लें, जब भी अपन पढ़े, तो प्लेलिस्ट में नहीं कोई सा बीच का वीडियो उठा लाए उसा देख ला, पहले की क्लास अपन ने ली नहीं। तो दोस्तों अपन को जो भी वीडियो देखना है वो स्टार्टिंग से देखना है, उसमें नंबरिंग डली हुई है, पहला नंबर दूसरा नंबर ऐसे। तो जो भी आप क्लास लो तो प्लेलिस्ट में जाकर नंबरिंग से क्लास देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद ज़रूर आ रही होगी। और फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों फ्री टाइम में भी, लॉकडाउन का समय, घर पे अपन फ्री बैठे रहते हैं, तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि टाइम अनमोल है, समय अगर चल गया तो वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों अपन फालतू में टाइम खराब करें, ये अपन को शोभा नहीं देता। हालांकि आप इंजॉय भी करो लाइफ का, मज़े भी कर लो थोड़े बहुत ज़िंदगी के, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई ज़रूर करो दोस्तों। आप बस ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो फ्री टाइम में, तो दोस्तों पढ़ाई करो, पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आएगी। सही, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।